हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी 28 फरवरी को संडे वाले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए का एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की न्यूयॉर्क टाइम्स में और ये बोला कि पिछले साल अक्टूबर में इंडिया का जो महाराष्ट्र स्टेट है और वहां पर जो पावर ग्रिड फेलियर हो गया था, वो सब कुछ वहां पर साइबर अटैक हुआ था और साइबर अटैक की वजह से ही वो पावर ग्रिड फेलियर हुआ था। और उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं, जो यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि वो जो साइबर अटैक इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट के पावर ग्रिड पर हुआ था वो चाइना बेस्ड था। ठीक है, अब देखो, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसने भी आरोप लगाए थे कि हाँ साइबर अटैक तो हुआ था, अब ये नहीं पता कि कहां से हुआ था, लेकिन जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है उसने मना कर दिया है। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने इस चीज के लिए मना किया है। उन्होंने ये बोला है कि ग्रिड फेलियर हो गया था, कोई ह्यूमन एरर थी जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने ह्यूमन एरर को ब्लेम किया है यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने। देखो, हमारी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का मना करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी पैंगोंग सो लेक के पास में हमारे नॉर्दर्न और सदर्न बैंक में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है और इसको लेकर के पिछले 9 महीने से जो टेंशन चल रही थी वो कम होने की आशंका होने लगी है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती कि दोबारा चाइना के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाए जाए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, और फिर प्रॉब्लम्स जो हैं, जो रिश्ते जो हैं, रिलेशन जो हैं, वो काफी खराब हो जाए। क्योंकि देखो, साइबर क्राइम में यूएसए के विकिलीक्स में जो डाटा सामने आए थे यूएसए के, उसमें विकिलीक्स में ये इंफॉर्मेशन भी सामने आई थी कि यूएस के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो किसी दूसरे देश के ऊपर साइबर वारफेयर करे, साइबर अटैक करे, और इस तरीके की वो प्रूफ छोड़ देती है यूएसए पीछे, ताकि आरोप दूसरे पर लगते रहे। मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मान लो यूएसए हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर अटैक करे, ठीक है, और इस तरीके के प्रूफ छोड़ दे कि हमें लगे, जब हम इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें लगे कि हमारे ऊपर अटैक किसने किया है, चाइना ने अटैक किया है। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल की उन्होंने बना रखी है कि इंडिया और चाइना जो है वो आपस में उलझ जाए और यूएस से दूर खड़ा होकर के देखता रहे कि देखो, गेम मैंने खेला और दो आपस में कोई और ही लड़ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं इनके ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन अच्छे से ना हो जाए। देखो, जो साइबर वारफेयर होता है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि साइबर वारफेयर में जो अटैक करने वाला होता है वो एनोनिमस होता है, मतलब एनोनिमिटी होती है उसकी अटैकर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता ना। जैसे डायरेक्ट किसी ने हमारे ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया, न्यूक्लियर वारफेयर हो गया, तो उसके बारे में पता चल जाएगा किस देश ने किया, लेकिन साइबर वारफेयर में पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तो साइबर वेपन जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि अगर उसके ढंग से सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए तो जीरो टॉलरेंट एक्सप्लॉइटेशन होता है, जीरो डे एक्सप्लॉइटेशन उसमें होता है। मतलब कोई पॉइंट्स अगर कुछ वीक रह जाए तभी उन्हीं के आधार पर ये पता लगा जा सकता है कि कहां से ये अटैक हुआ है। ठीक है, साइबर वारफेयर को जो फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वारफेयर के रूप में भी माना जा रहा है। फोर डायमेंशन कौन कौन से हैं कि युद्ध कहाँ हो, जमीन पर हो, आकाश में, मतलब हवा में हो, पानी में हो, या फिर कहाँ हो, स्पेस वारफेयर 4th नंबर पे आता है, और 5th नंबर पे आ गया साइबर वारफेयर। ये साइबर वारफेयर के बारे में हमने देखा कि जो अटैक करता है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। यूएसए के पास इतनी सिक्योरिटी है कि खुद अटैक करे और दूसरों के ऊपर आसानी से आरोप लगा सकता है, और अगर कुछ चीजें पॉइंट वीक रह जाता है तब पता लगाया जा सकता है साइबर जो वारफेयर है उसके बारे में। और 5th डायमेंशन ऑफ वारफेयर है साइबर वारफेयर। तो ये हमने साइबर वारफेयर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो साइबर अटैक जो हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इंडिया में साइबर अटैक हुए हैं। 2009 में पहली बार साइबर अटैक जो हुआ उसका नाम था घोस्ट नेट के नाम से उसको जाना गया। इस साइबर अटैक में ये माना गया कि तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन इंडिया और मैनी इंडियन एम्बेसी को इसमें टारगेट बनाया गया था।
इसके अलावा इस साइबर अटैक में इंडिया की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, न्यूज पब्लिकेशन है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो भी काफ़ी इससे मतलब उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा था, उनको भी अटैकर्स ने एक्सेस करने की कोशिश की थी। ये सारा 2009 में सामने आया। जब पार्लियामेंट में इसके बारे में मुद्दा उठा तो उस समय हमारे मिनिस्टर सचिन पायलट थे, उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखो, इन्वेस्टिगेशन किया या नहीं किया, कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया, कुछ भी ऐसी चीज सामने नहीं आई जिससे ये पता चल सके कि कहाँ पर अटैक हुआ था, किसने किया था, क्यों हुआ था। इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। इस नेटवर्क को बाद में शैडो नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जाना गया और पार्लियामेंट में इसके बारे में कुछ भी नहीं रखा गया। उसके बाद में स्टक्सनेट एक अलग अटैक हुआ। इसमें इसका सामने ये स्टक्सनेट तब सामने आया जब ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उनके ऊपर जब अटैक हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर जब अटैक हुआ ना, तब सामने आया कि इंडिया में भी इसके ऊपर अटैक हुआ था इससे। नेक्स्ट है सकफ्लाई ने टारगेट किया ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि प्राइवेट एंटिटीज को भी। हमारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टैक्स सपोर्ट देती है एक प्राइवेट फर्म, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। फिर है डी ट्रैक ने 2019 में पहली बार इंडियन बैंक्स को उसने टारगेट किया और उसके बाद में तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम है उसके ऊपर अटैक किया। अब हमारे यहाँ पर देखो, ये तो अटैक्स की हिस्ट्री हमने देख ली। अब हमारे इंडिया में अब तक क्या क्या काम किया गया है कि इन सबको काउंटर किया जा सके, मतलब इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने क्या क्या काम किया है। पिछले 2 दशकों में ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडिया ने बहुत सारे सिग्निफिकेंट एफर्ट किए हैं इंस्टीट्यूशनल मशीनरी को क्राफ्ट करने के लिए, जो साइबर रिजिलियंस के ऊपर फोकस करे और बहुत सारी गवर्नमेंट एंटिटीज को क्या करे, मतलब उनको सिक्योरिटी प्रदान करे। सबसे पहला पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो खुद सेवरल साइबर पोर्टफोलियोज को कवर करता है। फिर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको हेड करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंडिया की जो साइबर पॉलिसी इकोसिस्टम है उसमें एक की रोल प्ले करता है उसको शेप देने में। नेक्स्ट है नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड को भी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही हेड करता है और ये क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर एक अपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट है नेशनल क्रिटिकल। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इंडिया ने अब तक कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी मतलब साइबर वारफेयर को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अब तक क्या क्या काम किया है। ये कुछ बॉडीज बनाई है इंडिया ने टाइम टू टाइम। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर 2014 में, जनवरी 2014 में इसको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसमें यह फैसिलिटेट किया गया था कि जो हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने इस ऑफिस को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को एस्टेब्लिश किया जो पीएम को स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर एडवाइज करती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ये जो टीम है वो नोडल एंटिटी है किस एरिया में, अगर वेरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हमें मिलते हैं, हमारे नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर थ्रेट मिलते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो उसके लिए ये एजेंसी या एंटिटी काम करेगी। नेक्स्ट है डिफेंस साइबर एजेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस और रिसर्च एजेंसी के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी को क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है और ये हमारी जो ट्राई सर्विस कमांड है, इस इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का जो ट्राई सर्विस कमांड को लिए काम करता है, उसमें आपस में कोऑर्डिनेट कंट्रोल साइबर ऑपरेशंस को और इंडिया का जो साइबर डॉक्ट्रिन जो है उसको भी क्राफ्ट करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं। देखो, ये तो हमने कुछ इंस्टीट्यूट डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो देखता है कि बहुत सारे
सेम नाम के कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं, वो एक तरीके से काम करते हैं कि साइबर क्राइम, एस्पोनिएज, टेररिज्म, जबकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो इंडिया की साइबर डिप्लोमेसी को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। ये दोनों बायलैटरली दूसरे देशों के साथ में, इंटरनेशनल फोरा लाइक यूएन, इन सब के साथ में भी कोऑर्डिनेशन करने का काम करती हैं। कौन? कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? देखो, ये तो हमने इंस्टीट्यूट देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब पॉइंट ऑफ कंसर्न सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। हमने शुरुआत में भी देखा था कि यूएसए जैसे देश जो है उनके पास इतनी अच्छी सिक्योरिटी है साइबर वारफेयर से रिलेटेड कि वो खुद अटैक करेंगे, लेकिन इल्जाम लगेगा दूसरे देश के ऊपर। तो इस तरीके की जो चीज है वो इस साइबर वारफेयर में जो अज्ञातता दिखाती है, जो अटैक करता है उसके बारे में पता नहीं चल पाता, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है कि देखो, इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखे हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पे और भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बना रखा है। इसकी वजह से क्या होता है कि देखो, जब कई लोगों के पास किसी एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब साइबर अटैक्स के लिए जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो उसमें रिजल्ट जीरो आता है। क्योंकि जब मान लो आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ तो सारी एजेंसी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम का गेम खेलेंगी, गेम ऑफ ब्लेम खेलेंगी। वो बोलेंगी कि हमने तो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, देखो अभी आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। बांसवाड़ा में थोड़े दिनों पहले, बांसवाड़ा राजस्थान के साउथ में एक जिला है, वहां पर नॉर्मल एक इंसिडेंट हुआ, बिजली का तार टूटा और बिजली के तार टूटने की वजह से एक टीचर की डेथ हो गई। एक टीचर 25 ईयर्स ओल्ड, एक टीचर जो स्कूल जा रही थी, गवर्नमेंट टीचर थी, और वो तार टूटने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसकी सिक्योरिटी किसी ने नहीं देखी, उसके बारे में किसी ने एज ए ह्यूमन के रूप में भी कोई आगे नहीं आया, ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। बिजली डिपार्टमेंट ने बोला हमारा काम नहीं है, जो जिसको सिक्योरिटी का काम दे रखा है उसका काम है। उसने बोला कि नहीं नहीं, तारों की मेंटेनेंस करना तो बिजली डिपार्टमेंट का काम है। तो देखो, ये तो छोटा सा इंसिडेंट है, हालांकि टीचर की डेथ हुई, लेकिन सिर्फ एक बिजली का तार टूटने के लिए भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए साइबर वारफेयर तो पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर का वारफेयर माना जा रहा है। तो उसके लिए जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं करोगे, तब तक कोई भी जो एजेंसी, आप कितनी ही एजेंसी बना दो, इसके बारे में क्लियर वर्क नहीं हो पाएगा। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, देखो वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने हमारे इंडिया का नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बनाया है, हालांकि इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है, लेकिन इसके लिए इंडिया को काम तो करना होगा। और ये जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है ना, इसे कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओवरलैपिंग और इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज क्लियर नहीं हो पाती है, अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं हो पाती है, ये सारी पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? देखो, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अब क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है, जब सामने वाले देश को ये लगता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो भी हमारे ऊपर काउंटर अटैक करेगा। इसलिए चाइना कभी भी इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। अब साइबर वारफेयर की बात आती है, इंडिया का खुद का साइबर डॉक्ट्रिन है ही नहीं। मतलब किस तरीके से हमारे ऊपर जब साइबर अटैक होगा तो हमारे पास भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए साइबर वारफेयर से लड़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि इंडिया के ऊपर ऐसे अटैक हो जाते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। डेटरेंस की स्ट्रेटजी इंडिया को भी कवर करनी होगी, क्लियर करनी होगी, तभी लोगों में भय होगा। और भय की जो नीति है वो फॉरेन जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशन, उनको काफी मेंटेन करता है। देखो, करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वही बात है, इंडिया को अपनी जो डॉक्ट्रिन है, साइबर डॉक्ट्रिन, उसको क्लियर करना होगा, लोगों को बताना होगा कि हाँ, हमारे पास भी साइबर सिक्योरिटी है, हम भी अटैक कर सकते हैं अगर सामने वाला देश हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो इस तरीके की जब बात आएगी तो इंडिया का सिनेरियो जब लोगों के माइंड में, देशों के माइंड में क्लियर होगा तो ये प्रॉब्लम कम होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, जब भी
बहुत सारे युद्ध होते हैं या फिर टेररिज्म होता है या कुछ भी चीज़ें होती है, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ को जब वायलेट किया जाता है तो इसमें इंडिया बहुत आगे आता है। जैसे यूएन की कोई कमेटी बनी है तो इसमें इंडिया अपने विचार रखेगा, आइडिया रखेगा। इसी की वजह से लोगों में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का माइंड सेट क्लियर होता है, व्यू क्लियर होता है कि हाँ इंडिया क्या सोचता है इन चीज़ों के बारे में। इसी तरीके से जब साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर वारफेयर होता है, तो उसमें भी इंडिया को आगे आना पड़ेगा, अपने व्यू आगे रखने होंगे, अपने अप्रोच क्या है, इंडिया किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब इंडिया आगे आएगा तो जो साइबर वारफेयर हो रहा है ना, ये काफ़ी कम हो जाएगा। अब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। वे फॉरवर्ड में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इंडिया को क्लियर स्ट्रेटजी अपनानी होगी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अपनानी होगी इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को एक विजन लेकर के चलना होगा, एक स्ट्रेटजी लेकर के चलनी होगी। जैसे भी महाराष्ट्र में जो पावर ग्रिड फेलियर हुआ, उसमें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हाँ साइबर वारफेयर हुआ था, साइबर अटैक हुआ था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं नहीं ये तो ह्यूमन एरर था। तो अगर इस तरीके का हम मतलब दोहरापन लेकर चलेंगे ना, तो हम साइबर इकोसिस्टम में कभी भी अपने आप को स्टेबल और सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।